नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग 3 अक्टूबर 2022 के दैनिक क्विज की चर्चा करेंगे, जो कि आपके आगामी संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से लाभदायक सिद्ध हो सकता है। तो आइए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। इसमें दिया हुआ है मंदिर और पहाड़ियां। तो बद्रीनाथ मंदिर गढ़वाल पहाड़ी, वराह लक्ष्मी नरसिंहा मंदिर सिंहचलम की पहाड़ियां और वैष्णो देवी त्रिकुट पहाड़ी। तो दोस्तों, यह पहला जो है एकदम सुमेलित है, गढ़वाल की पहाड़ी बद्रीनाथ मंदिर वहां पर स्थित है। दूसरा है वराह लक्ष्मी नरसिंहा मंदिर, ये भी सिंहचलम की पहाड़ी में स्थित है, ये भी एकदम सही है। और वैष्णो देवी मंदिर त्रिकुट पहाड़ी में स्थित है। तो अतः तीनों सही है, तो उत्तर क्या होगा? डी होगा। तो दोस्तों, इससे संबंधित द हिंदू में खबर आई हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1000 ईयर ओल्ड सिंहाचलम टेम्पल, इसकी उसका जिक्र यहाँ पर किया गया है। तो दोस्तों, श्री वराह लक्ष्मी नरसिंहा मंदिर सिंहाचलम का एक हिंदू मंदिर है, जो सिंहाचलम हिल रेंज पर स्थित है। और यह विशाखापट्टनम कहाँ है? यह भारत का सबसे डीपेस्ट पोर्ट है, आंध्र प्रदेश में। तो समुद्र तल से 300 मीटर ऊंचा है और यह मंदिर बाहर से एक किले जैसा दिखता है। और आय के मामले में सिंहाचलम आंध्र प्रदेश में तिरुमाला मंदिर भी सुना होगा, दूसरा सबसे बड़ा मंदिर है। अब बढ़ते हैं दूसरे महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पीएनएस गाजी एक टेंच श्रेणी की डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी थी, जिसे 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान तैनात किया गया था। यह कथन एकदम सत्य है, क्योंकि यह पाकिस्तानी पनडुब्बी थी। दूसरा है पीएनएस गाजी का प्राथमिक लक्ष्य आईएनएस विक्रांत को खोजना और डुबोना था। तो यह भी कथन एकदम सत्य है। हालांकि यह आईएनएस विक्रांत को खोजने के चक्कर में विशाखापट्टनम के पास ही 1971 में यह डूब गया था। तो अतः आंसर क्या होगा? सी होगा। इससे संबंधित यहां पर खबर आप देख सकते हैं, विशाखापट्टनम ए ग्रेवयार्ड फॉर सबमरीन। तो दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हैं यह विशाखापट्टनम है और पीएनएस गाजी इसका असली नाम यूएसएस डाइब्लो है। यह अमेरिका से पाकिस्तानी आर्मी को 1963 में मिला था। इससे पहले यह सबमरीन अमेरिकी नेवी में 1945 से 1963 तक कार्य किया और पाकिस्तान आर्मी में 1964 से यह कार्य करना प्रारंभ किया। और 1965 के युद्ध में, जो भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, उसमें इसका अहम रोल था। और दोस्तों, 4 दिसंबर 1971 को यह अचानक गायब हो गया। तो दोस्तों, उस बोर्ड पर करीब 92 लोग थे। यह विशाखापट्टनम कोस्ट के पास ही गायब हुआ था। इसके गायब होने के दिन समुद्र के भीतर काफी तेज आवाज आई, यानी कह सकते हैं कि धमाके के कारण गाजी नष्ट हो गया था। दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण रोचक बात यह है कि सिर्फ यही एक पीएनएस गाजी नहीं है जो यहां पर डूबा है। इंपीरियल जापानी नौसैनिक संख्या आरओ 110 के साथ एक जापानी पनडुब्बी भी 1944 में रामबिली गांव के तट के पास यहीं पर डूब गया था। तो इस क्षेत्र को इसीलिए सबमरीन का ग्रेवयार्ड कहा जाता है। अब बढ़ते हैं तीसरे महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। भारत अगस्त आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? इसे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के बॉम्बे सत्र में शुरू किया गया था। एकदम सत्य है कथन। इस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने लोगों को करो या मरो का नारा दिया था। यह भी कथन एकदम सत्य है, अतः आंसर सी होगा। तो दोस्तों, हर साल 8 अगस्त को भारतीय इतिहास में आजादी की आखिरी लड़ाई की शुरुआत के रूप में याद किया जाता है। इसी दिन 1942 को महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए भारत छोड़ो आंदोलन की नींव रखी गई थी और आजादी के बाद से 8 अगस्त को क्रांति दिवस के रूप में जाना जाता है। और बॉम्बे में जहां इसे झंडा फहराकर शुरू किया गया था, इसे क्रांति मैदान भी कहा जाता है। दोस्तों, जब द्वितीय विश्व युद्ध में भारत से मदद लेने के बाद भी अंग्रेजों ने भारत को आजाद कराने का अपना वादा पूरा नहीं किया और जब क्रिप्स मिशन, जो कि 1942 में विफल हो गया था, तब 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन को समाप्त करने का आह्वान किया और भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया। इस आंदोलन का प्रस्ताव 8 अगस्त को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के बॉम्बे अधिवेशन में पारित किया गया था, जिसने स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए एक जन आंदोलन का मार्ग प्रशस्त किया था। और इसी में महात्मा
गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। तो दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन, ऑल्सो नोन एज द इंडिया अगस्त मूवमेंट और अगस्त क्रांति, ये पॉइंट्स हैं, इन्हें जरूर देखेंगे। अब बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा रोग कैडमियम प्रदूषण के कारण होता है? बौनापन, दूसरा है शिशु मेथमोग्लोबेनेमिया, तीसरा है इटाई इटाई और चौथा है मिनी माता। तो दोस्तों, इसमें जो उत्तर होगा इटाई इटाई। मिनी माता जो होता है रोग, यह पारा से संबंधित है। तो दोस्तों, इससे संबंधित यहां पर देख सकते हैं इंडियन एक्सप्रेस में आई हुई खबर है। तो कैडमियम नीले सफेद रंग का भारी धातु होता है और जल स्रोतों में औद्योगिक कचरे के मिलने और इससे खेतों की सिंचाई करने पर यह खाद्य पदार्थ में चला जाता है और खाद्य पदार्थों में साबुत अनाज, आलू, अन्य सब्जियों और शेलफिश आदि में कैडमियम की मात्रा ज्यादा पाए जाने की संभावना होती है। और यही कारण है कि 1912 में सर्वप्रथम जापान के टोयमा प्रांत के स्थानीय लोगों द्वारा यह बीमारी आई थी, जिसमें इटाई इटाई जो कि कैडमियम के कारण हुआ था। तो कैडमियम एक प्राकृतिक रूप से जहरीली भारी धातु है। दोस्तों, यहां पर दिया गया है इन ग्राउंड वाटर नियर ए दिल्ली लैंडफिल, यानी दिल्ली के नजदीक जो भूमिगत जल है उसमें हैवी मेटल लाइक लेड एंड कैडमियम पाया गया है, यानी सीसा और कैडमियम पाया जा रहा है। तो यह बहुत ही नुकसानदायक है हमारे शरीर के लिए। अब बढ़ते हैं 2020 में आया हुआ प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जन संचार माध्यम बहुचर्चित प्रभाजी कक्षीय बमबारी प्रणाली के अंतर्गत विचार को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है? अंतरिक्ष में अतिध्वनिक मिसाइल का प्रमोशन पृथ्वी की तरफ बढ़ते हुए क्षुद्र ग्रह का सामना कर उसका अंतरिक्ष में ही विस्फोटन कराने के लिए किया जाता है? यह नहीं है। कोई अंतरिक्ष यान अनेक कक्षीय गतियों के बाद किसी अन्य ग्रह पर उतरता है? यह भी नहीं है। कोई मिसाइल पृथ्वी के परितः किसी स्थिर कक्षा में स्थापित किया जाता है और वह पृथ्वी पर किसी लक्ष्य के ऊपर कक्षा को त्यागता है? ये भी नहीं है। कोई अंतरिक्ष यान किसी धूमकेतु के साथ उसी चाल से चलते हुए उसके पृष्ठ पर एक संपरीक्षित्र करता है? यह एकदम सत्य कथन है। तो दोस्तों, प्रभाजी कक्षीय बमबारी प्रणाली, जिसे FOBS एक वॉरहेड डिलीवरी सिस्टम है जो अपने लक्ष्य गंतव्य की ओर लो अर्थ ऑर्बिट यानी LEO का उपयोग करता है। लक्ष्य तक पहुंचने से ठीक पहले यह एक प्रतिगामी इंजन बर्न से होकर गुजरता है। दोस्तों, प्रभाजी कक्षीय बमबारी प्रणाली को सोवियत संघ ने पहली बार 1960 के दशक में परमाणु हथियार वितरण प्रणाली के रूप में इसे विकसित किया था और यह परमाणु हथियार भेजने के लिए अंतरिक्ष का उपयोग करने वाले पहले सोवियत प्रयासों में से एक था और इस प्रणाली का उपयोग अंतरिक्ष से परमाणु हथियार प्रक्षेपण करने के लिए किया जाता था। अब बढ़ते हैं दोस्तों आज के फैक्ट ऑफ द डे में। पिघलती आर्कटिक बर्फ, तो फास्ट मेल्टिंग आर्कटिक आइस इज टर्निंग द ओशियन एसिडिक, यानी यह जो तेजी से पिघल रही है यह समुद्र में अम्लीयता को बढ़ा रही है जो कि बहुत ज्यादा नुकसानदायक है। यह जीवन के लिए खतरा हो सकता है। दोस्तों, शोधकर्ताओं की एक टीम ने आर्कटिक महासागर के पश्चिमी क्षेत्र में जो समुद्री क्षेत्र में जो रसायन बदल रहा है उससे में यही पता लगाया है कि अम्लता का स्तर कहीं और समुद्र के पानी की तुलना में 3 से 4 गुना अधिक बढ़ रहा है। तो टीम ने बर्फ के पिघलने की जो त्वरित दर है और समुद्र के अम्लीकरण की दर के बीच एक मजबूत संबंध की भी पहचान की है। तो दोस्तों, अमेरिकी एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ साइंस पत्रिका ने यह गुरुवार को प्रकाशित अध्ययन आर्कटिक अम्लीकरण का पहला विश्लेषण, जिसमें 1994 से लेकर के 2020 तक का डाटा शामिल किया गया है। तो वैज्ञानिकों ने यही भविष्यवाणी की है कि 2050 तक इस क्षेत्र में आर्कटिक समुद्री बर्फ अब तेजी से गर्म होने वाली गर्मी से नहीं बचेगी। नतीजन क्या होगा? समुद्र का रसायन अधिक अम्लीय हो जाएगा, जिससे समुद्री जीवों, पौधों, स्वस्थ महासागर पर निर्भर अन्य जीवित चीजों की विविध आबादी के लिए, जीवन के लिए खतरा पैदा हो जाएगा। उदाहरण के लिए जैसे केकड़े समुद्र के पानी में प्रचलित कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 से बने क्रस्टी शेल में रहते हैं। तो ध्रुवीय भालू भोजन के लिए स्वस्थ मछली आबादी पर निर्भर हैं। तो मछली और समुद्री पक्षी प्लवक और पौधों पर निर्भर हैं और समुद्री भोजन कई मनुष्यों के आहार का एक प्रमुख तत्व है। तो इस तरह से देख सकते हैं पूरी खाद्य श्रृंखला ही समाप्त हो जाएगी। और दोस्तों, समुद्री जल आमतौर पर क्या होता है? क्षारीय होता है। अगर यह अम्लीय हो जाएगा तो यह
दिक्कत हो जाएगा। यानी क्षारीय है, यानी 8.1 इसका पीएच मान है, जो कि लगातार घट रहा है। और दोस्तों, समुद्री बर्फ वायुमंडल की गर्मी रोकने में मदद करता है, इसीलिए समुद्री बर्फ को पृथ्वी के एक कंबल के रूप में यह कार्य करता है। यानी सूरज की रोशनी को बाहर रखने के अलावा समुद्री बर्फ समुद्र में मौजूदा गर्मी को ऊपर की हवा की गर्मी से बचाता है। और समुद्र में गर्मी बनाए रखने के लिए बर्फ की क्षमता न केवल इसकी सीमा पर बल्कि इसकी मोटाई पर भी निर्भर करती है। इसी तरह हर साल कुछ बर्फ गर्मी की वजह से पिघलने से बच जाती है, तो एक बार जब सर्दी आ जाती है तो अधिक पानी जम जाता है और यह बर्फ गाढ़ा और मजबूत होकर कई सालों तक बना रहता है। पहले साल में बर्फ पतली होती है, फिर इसके पिघलने, टूटने और आर्कटिक के बाहर निकलने के आसार अधिक होते हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो ये हमारे लिए यानी समुद्री पारिस्थितिक तंत्र के लिए लाभदायक होती है, जो कि जलवायु परिवर्तन की वजह से लगातार अवक्रमित हो रही है। तो दोस्तों, इस तरह से आर्कटिक वन्य जीवों पर इसका प्रभाव पड़ेगा अगर इसमें अम्लीयता बढ़ जाती है तो। यानी समुद्री बर्फ में आए इस बदलाव से कह सकते हैं कि वहां रहने वाले लोमड़ियों, ध्रुवीय भालू, सील जैसे जानवरों के आवास गायब हो जाएंगे। और वहीं बर्फ कम होने के साथ साथ फाइटोप्लैंक्टन जैसे पोषक तत्व भी खत्म हो रहे हैं, जिन्हें खाकर मछली और अन्य जानवर जीवित रहते हैं, जैसा कि मैंने यहां पर बताया ही। तो यह भी महत्वपूर्ण था। और दोस्तों, आज का आप लोगों का महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोस्तों, पहला प्रश्न है, मिनीमाता रोग किसकी वजह से होता है और यह सर्वप्रथम कहां पाया गया था? दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर कहां रखा गया था और भारत छोड़ो आंदोलन के पीछे क्या कारण था? इस तरह से दोस्तों, आज का अंक यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूं कि आज का भी वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। यदि अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।